यद्यपि इसकी शुरुआत इस सत्र में हो गई होगी, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ न कुछ आपने अब तक विद्यार्जन किया होगा इस सत्र का, लेकिन बहुत सारी परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका पालन बहुत आवश्यक होता है, भले ही उसकी हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े। हम लोगों ने जब अपने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और हम लोग जब गोल्ड मेडल पाते थे तो भी हमको गोल्ड मेडल देने के लिए कोई मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं होता था और मन में एक कशिश रह जाती थी कि काश दीक्षांत समारोह होता और उसमें हमको ये सम्मान हासिल होता। इसलिए भले ही एक परंपरा है, उसका एक बहुत बड़ा मूल्य है और उस मूल्य को हमें चुकाकर उस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। स्वामी जी से मेरी एक बार बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र की कक्षाएं चलाने की पूर्व में कोशिश की गई थी, लेकिन छात्र न मिलने के कारण उसे बंद करना पड़ा। और तब मैंने कहा कि भले ही छात्र हमें कम मिले, लेकिन अगर हमारी परंपरा है जिसके लिए भारत जाना जाता है और जिस दम पर हम अपने को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अपनी धाती अपनी परंपरा उसको ही अगर हम छोड़ देंगे और उसका भार अपने कंधों पर लेकर उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये शायद समय के साथ नाइंसाफ़ी होगी और आने वाली पीढ़ियां हमको इसके लिए माफ़ न करें। और उन्होंने इस बात का आदर रखा और कोशिश हो रही कि न केवल फिलॉसफी बल्कि साइकोलॉजी और कुछ अन्य सब्जेक्ट भी यहाँ के बच्चों को अब आने वाले समय में पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि आज आप सुनना चाहते हैं माननीय मुख्य अतिथि जी को, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम पद पर सुशोभित हमारे आदरणीय सर विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं, IIT से आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में आकर जो बहुआयामी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, उसमें अगर आज आपसे पूछा जाए, हो सकता है अपने उद्बोधन में सर उस बात को शामिल भी करें, तो जो आपका शिक्षा ग्रहण करने वाला समय था और उस समय की जो सीखी हुई चीज़ें थी वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। एक चीज़ जो हम आप मिसिंग है हम लोगों में, इस दौर के लोगों में, वो है मेहनत करने की आदत। आजकल के बच्चे और आप जो आपकी पीढ़ी है, ये उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उस दौर की पीढ़ी करती थी विद्यार्जन के लिए। आपके पास संसाधन ज़्यादा हैं, लेकिन उन संसाधनों के कारण जो पकने का, ज्ञान के पकने का जो समय है वो समय कम हो गया। अगर एक शिशु के जेस्टेशन पीरियड को कम कर दिया जाएगा, उसके प्रसव अवधि को कम कर दिया जाएगा, तो निस्संदेह एक मैच्योर बच्चा पैदा नहीं होगा। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से आवश्यक है कि वो अपना गर्भस्थ शिशु का अपना जो काल है उसको पूर्ण करे और तब जन्म ले, उसी प्रकार से ज्ञान के लिए भी आवश्यक है कि वो अपना करिकुलम का जो तरीका है उससे होकर गुजरे बच्चा, और तभी शायद वो एक परिपक्व मस्तिष्क के साथ समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। बहुत सारी चमकदार चीज़ें, आपको लगता है इतने वरिष्ठतम पदों पर बैठे हुए ये लोग, इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो गांव देहात, छोटे कस्बों और छोटी छोटे संसाधनों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और इस शीर्षस्थ मकाम पर आए हैं। अभी स्वामी जी बता रहे थे कि इसकी नींव रखने वाले स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी मात्र कक्षा 4 तक ही उन्होंने विद्या का अर्जन किया था, लेकिन जीवन की पाठशाला में जो उन्होंने सीखा था और जो उन्होंने समझा था और उसके आधार पर जो उन्होंने समय की आवश्यकता समझी थी, उसके कारण एक बीज रोपा था और जिसकी इतनी शाखाएं और इतना बड़ा स्वरूप आज निकलकर इस शिक्षण संस्थान के रूप में सामने आया है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि आप अपने विद्यार्जन में शॉर्टकट मत अपनाइए।
पुस्तकें पढ़ने की जो आपकी आदतें कम हो रही हैं, जो आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के आधार पे ज्ञानार्जन करना चाहते हैं, उसके कारण आपकी बहुत सारी फैकल्टीज़, मस्तिष्क की बहुत सारी फैकल्टीज़ कुंद होती जा रही हैं और आप एक प्रकार से ज्ञान का संचय केंद्र आपका मस्तिष्क होता जा रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए जो वक्त मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए पुस्तकों की अपनी बहुत महती आवश्यकता है और उसका इम्पोर्टेंस है। जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंचते हो तो उतनी देर में आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को एक समय मिलता है और वो उसके अर्थ को आपके अनुसार खोलता है और आपका जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स उतनी देर में उसको आपकी मेमोरी में फिक्स कर देते हैं और आपकी मेमोरी में वो ज्ञान संचित हो जाता है। तो पुस्तकें पढ़ना इसलिए बहुत आवश्यक है, केवल इंटरनेट पर आश्रित होना पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए जो आजकल आप लोग कर रहे हैं वो ज्ञानार्जन से ज़्यादा ज्ञान संचय है। ज्ञानार्जन करना पड़ेगा तब जब आप समय देंगे और अपने ज्ञान को पकाएंगे। दूसरी बात, हमारी लिखने की आदतें ख़त्म हो रही हैं। अब ये इंटरनेट की वजह से आप पत्र भी नहीं लिखते हैं और पत्र लेखन शैली ही समाप्त हो गई। साहित्य की बहुत सारी विधाएं गायब होती जा रही हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपके ज्ञान में अपने आप वृद्धि होगी। एक ब्रिटिश फिलासफर थे बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने पुस्तक लिखी थी मैरिज एंड मॉरल्स, तो उनको मैरिज एंड मॉरल्स पे नोबेल प्राइज मिला, लेकिन थे बेसिकली वो फिलासफर। तो जब वो छोटी उम्र में थे तो वो लिखते नहीं थे, तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि तुम 3000 शब्द लिखना ही लिखना है, तुम चाहे गालियां ही क्यों न लिखो। आप कल्पना करिए अगर आपको 3000 शब्द रोज लिखने पड़े तो आपकी वोकेबुलरी कम पड़ जाएगी, आपका शब्दकोश शून्य हो जाएगा और 3000 ऊल जुलूल बातें लिखने के लिए भी, 3000 शब्द लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा और अपने आप में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो नालायक बच्चा जो लिखने से बचता था, 3000 शब्द का होमवर्क देने के कारण उसको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। तो आप जो लिखने का अभ्यास छोड़ चुके हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं या कुछ नया लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके क्रम में आपके नए पढ़ने और नए सीखने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे और आप सोचिए कि ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा मनोविज्ञान, इसके पहले तो शायद होता ही नहीं, कैरिकुलम में नहीं है। और कल जब बात ऐसे अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने फ्राइड की सबसे जो बेसिक बुक्स थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा शुरू की। अर्थात इतने लंबे अंतराल के बाद जब पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए, तब भी जो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वो उनके स्मृति पटल पर एज इट इज रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि उन्होंने इंटरनेट से पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने पुस्तकों से पढ़ाई की थी। तो आपको भी पुस्तकों से ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीवन में चाहे आप जो क्षेत्र चुने, हो सकता है आपके मुख्य अतिथि अगर IIT में प्रोफेसर रहे होते तो उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए ज़्यादा रहा होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो गया। वो जहां होंगे वो वही चीज बांट रहे होंगे जो उन्होंने अपने विद्यार्जन के समय में हासिल की होगी। तो आप भी जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में जाओगे आप वही कंट्रीब्यूट करोगे जो आपने सीखा है, और आपका सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो पीढ़ियों तक संक्रमित होता है। और हम तो उस परंपरा के देश के रहने वाले हैं जहां पर हमने अपने वैदिक वांग्मय को पीढ़ियों तक बिना लिखे, बिना पढ़े संक्रमित किया है, सुरक्षित किया है और संरक्षित किया है।
और इसी वजह से आज तक वो बचा हुआ भी है। तो हमें उन बातों को अपने इस सत्रारंभ के समय ध्यान में रखना होगा और शायद उनको अपने तरीके से अपनाना होगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं वक्ताओं की प्रक्रिया में नहीं था और मुझे शायद स्वामी जी की वजह से आदेशित करने के कारण अनुराग जी ने बीच में डाल दिया, तो मैं आपसे अनौपचारिक रूप से ही बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं बता दूं कि केवल संसाधनों से पढ़ाई नहीं होती, संसाधनों के साथ अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है तो ही आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपने कोई स्वप्न देख रखे हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, संसाधन अगर पर्याप्त हैं तो आपको अपनी स्वप्न पूर्ति में, अपना लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत होती है। और अगर आपने स्वप्न ही नहीं देखे तो कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इतने संसाधन जो आज के दौर में आपको मिल रहे हैं, उनका अपनी स्वप्न पूर्ति में, अपनी लक्ष्य पूर्ति में कैसे इस्तेमाल करना है, इस दिशा में भी आपको जरूर अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। बाधाएं बहुत आएंगी। अभी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे कि एक बच्ची के आई और उसने कहा कि मैं LLM या LLB करना चाहती हूँ और मेरे परिवार के लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। उसमें कोई झील रही होगी, कोई उत्साह रहा होगा, कोई बात रही होगी जिसके कारण वो अपने परिवार से इतर हटकर, विरोध सहकर यहाँ तक आई। और शायद वो आपके छात्रावास की छात्रा है और बता रहे थे स्वामी जी कि वो हर वर्ष अपने करिकुलम में इतने अच्छे से परफॉर्म करती है कि हर वर्ष टॉप कर रही है। एक ऐसी बच्ची जिसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो अपने उसमें टॉप कर रही। इसलिए नहीं कि विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि उसको यहाँ पर एडमिशन मिल गया, ये तो है ही इसलिए कि वो ऐसा करना चाह रही थी। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे होंगे तो कोई ऐसी बाधा और कोई ऐसा अवरोध नहीं है जो जीवन में आपको लक्ष्य पूर्ति में रोक सके। तो जो व्यवस्था दे सकती है, जो संस्थान दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि आपके रास्ते में कम से कम अवरोध आए। लेकिन अवरोध अगर आपके जीवन में आते हैं तो वो अच्छे हैं, शुभ हैं, वो आपको धार देने के काम में आते हैं, वो आपका परिमार्जन करते हैं। जैसे लोटे को मांजा जाता है तो उसमें निखार आती है, तो वो जो बाधाएं हैं वो आपको सजाने, संवारने और आपको बेहतर करने की दिशा में है। इस भाव से जब आप अपनी पढ़ाई पूर्ण करेंगे या पढ़ाई चालू रखेंगे तो निस्संदेह आप सारे लक्ष्य हासिल करेंगे। यहाँ बैठे हुए लोगों की सबकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, सबकी एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से आपकी बात बनने वाली नहीं है। आपकी अपनी एक कहानी होनी चाहिए और वो कहानी आपको लिखनी है, आपको पूरा करना है। उस कहानी के हीरो हीरोइन आप हैं और उस कहानी का विलेन कोई भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, पिता हो सकता है, लेकिन उस विलेन के बावजूद आपको अपनी कहानी का नायक या अपनी कहानी की नायिका बनने का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अपने सपने देखिए, उन सपनों में वो जज्बा पैदा करें कि आप उसे पूरा कर सकें और अधूरेपन पे मत रोइए। मैं टूटी फूटी 2 लाइनें आपको सुनाता हूं। अधूरी कामनाओं को, टूटी तमन्नाओं को फेंको मत, रख दो सजाकर करीने से, क्या पता कभी तिनका ही बन जाए आपके घर को छाने में। तो जो कुछ भी है उसको सहेज के, संभाल के, अपना संबल बना कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।